सो आज हम कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं वेक्टर्स पे। आपको एक क्वेश्चन दिया है कि फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, और ये जो दो फोर्सेज हैं, एफ वन 2i+5j+6k, दूसरी फोर्स है F2 -i -2j-k, एंड दिस पार्टिकल इज नॉट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट 4i-3j-2k टू द पॉइंट 6i+j-3k। फाइंड द टोटल वर्क डन। तो सबसे पहले तो अगर शायद आपको भी वर्क डन नहीं पढ़ा आपने है, तो वर्क डन मैं बता दूं कि वर्क को डिफाइन किया जाता है सिंपली फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये एस डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। ठीक है, तो ये सिंपल एक डॉट प्रोडक्ट है, ये तो हमने पढ़ा है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या है, एक F1 फोर्स है, एक F2 फोर्स है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी वेक्टर सम ऑफ F1 प्लस F2। कितनी होनी है वो, आपको वैल्यू दी हुई है 2i+5j+6k प्लस -i -2j-k। ये क्या हो जाना है, ये हो जाना है सिंपली i+3j+5k। जस्ट हमने क्या किया, हमने एनालिटिकल मेथड देखा सीखा था वेक्टर एडिशन का, तो जस्ट वैसे हमने ऐड कर दिया, जो कॉमन कंपोनेंट्स थे उनको अपने साथ ऐड कर दिया, सिंपल। अब निकालना है हमें डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन हमने सीखा है कि डिस्प्लेसमेंट इज लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। मतलब ये अगर इनिशियल पोजीशन है, ये कोई फाइनल पोजीशन है, हमें नहीं पता कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ जा रहा है, लेकिन अगर हमें इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है, फिर हमें पता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है 4i-3j-2k, यानी कि यही वो इनिशियल पॉइंट है। फिर 6i+j-3k, ये वो फाइनल पॉइंट है। तो हम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के लिए एक लाइन ज्वाइन कर जो भी करते हैं, वो जो लाइन होती है यही वो डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन होती है। तो बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली वेक्टर है, वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम आई गोइंग टिल एफ। तो ये वेक्टर का लेंथ कैसे निकलेगा, ये जो पोजीशन है फाइनल पोजीशन, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ये फाइनल पोजीशन है। और ये जो इनिशियल पोजीशन है, इसका कोऑर्डिनेट भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो जस्ट हमें क्या करना है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करना है ना। तो यही डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन भी है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट, या ब्रैकेट में एस लिखूं, तो एस इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो जस्ट हमें क्या करना है, ये जो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है हमें 6i+j-3k, उससे दूसरे पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देना है। तो जस्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा, 6i+j-3k -4i-3j-2k। इस बार माइनस करेंगे तो क्या आएगा, वो आपको आ जाएगा 2i प्लस, अगेन माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4j, एंड देन ये हो जाएगा लास्ट में आपको -k। अब देख लीजिए, ये माइनस प्लस आ गया, तो +2k -3k क्या होना है, -k होना है। तो ये हमें मिल गया नेट डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया नेट फोर्स। अब आते हैं हम लास्ट स्टेप में, जो कि था कि व्हाट इज द वर्क डन। तो वर्क डन का डेफिनेशन क्या है, वर्क डन इज एफ डॉट एस। तो यानी कि हमें दो वेक्टर क्या लिखने हैं, पहला वेक्टर हो रहा है हमारा i+3j+5k डॉट, दूसरा डिस्प्लेसमेंट वो कितना है, वो है 2i+4j-k। सिंपली डॉट प्रोडक्ट हमने सीखा हुआ है, पहला टर्म आ जाएगा 2, उसके बाद का टर्म आ जाएगा 3 × 4 यानी कि 12, और लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा -5। ठीक है, ये आपको आ गया 9, जस्ट ऐड कर दिया, यानी कि हमारा ये 9 क्या है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। टोटल वर्क डन बाय दीज टू फोर्सेस इन कैरिंग ए पार्टिकल फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। तो इसमें आपको मैंने वेक्टर एडिशन भी रिवाइज करा दिया एनालिटिकली, वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी रिवाइज करा दिया, और आपने डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन भी आपको रिवाइज करा दिया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, हमेशा यही डिस्प्लेसमेंट होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, ये हमें मिल गया वर्क डन। इसी सवाल में अगर कोई आपसे जस्ट पूछ ले कि व्हाट इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस सिंपली ये चूंकि इसी
लाइन को ट्रैवल किया था, अगर कुछ नहीं किया जा रहा है, लेट्स से कि इसी लाइन के लॉन्ग ट्रैवल किया गया, तो अगर डिस्प्ले डिस्टेंस, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल ऐसा गया और फिर ऐसा पहुंचा, तो उस केस में डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ये सब बेसिक कैनमेटिक्स हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसी लाइन को ट्रैवल किया गया, तो डिस्टेंस जस्ट क्या हो जाएगा, इस लाइन का मैग्नीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो जस्ट क्या करना है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, ठीक है, अंडर रूट 21। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछेगा हाउ, वो तो मैं नहीं पता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि हमें प्रूफ करना है दैट वेक्टर a प्लस बी डॉट 2a माइनस 3b इज इक्वल टू दिस रिलेशन 2a स्क्वायर माइनस ए बी कॉस थीटा माइनस 3b स्क्वायर, जहाँ पे जो थीटा है वो है एंगल बिटवीन a एंड b। तो सिंपली जो चीज़ हमें दी हुई है वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमें यहाँ से दिया हुआ है वैल्यू a प्लस बी डॉट 2a माइनस 3b, तो हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो a डॉट 2a क्या हो जाएगा, 2a डॉट a, जस्ट 2 तो नंबर ही अलग कर सकते हैं। फिर a डॉट माइनस 3b, यानी कि लिख सकते हैं इसको माइनस ऑफ 3a डॉट b। फिर प्लस b डॉट 2a है, तुम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू बी डॉट ए। फिर लास्ट में माइनस ऑफ 3b डॉट b। तो इससे पहले के लेक्चर्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, तो हमें पता है ना कि a डॉट ए जस्ट क्या हो जाता है, दैट सिंपली a स्क्वायर, बिकॉज a और a के बीच का एंगल 0 है, तो cos 0 1, तो सिंपली क्या हो गया 2a स्क्वायर। फिर a डॉट b और b डॉट ए, हमने कुछ सीखा था कि b डॉट ए को हम a डॉट b भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको फिलहाल इस स्टेप में रहने दूँ, तो -3a डॉट b प्लस 2 b डॉट ए को हम a डॉट b भी लिख सकते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। फिर लास्ट में -3 b डॉट b को अगेन क्या, बाई सेम लॉजिक -3b स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 2a स्क्वायर माइनस ऑफ 3a डॉट b एंड दिस इज प्लस ऑफ 2a डॉट b, ये क्या बन जाएगा माइनस ऑफ a डॉट b बन जाएगा -3b स्क्वायर। तो फाइनली क्या हो गया, जैसा हमारा रिजल्ट चाहिए था वही आ गया, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट नहीं इनफैक्ट सेम। a डॉट b क्या बन गया, a डॉट b को हम लिख सकते हैं a इंटू बी, अगर सिर्फ a और b लिख रहा हूँ विदाउट दिस एरो, मतलब कि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, इंटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज गिवन एज एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो a डॉट b यही होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा माइनस 3b स्क्वायर। तो हो गया, हमने कर दिया प्रूफ, सिंपल था। बस जो वैल्यूज़ आपको दी होती हैं अकॉर्डिंगली चलते जाइए, डॉट प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है लगाइए, कहीं पर क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो उसकी प्रॉपर्टी लगाइएगा, आपको अपने आप रिजल्ट दिख जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो गाइज हमारे पास इस बार क्वेश्चन है कि रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज एट राइट एंगल इज 17 न्यूटन। ठीक है, तो कोई भी दो फोर्स हमें नहीं पता, एक फोर्स ए मान लेते हैं, दूसरी फोर्स बी, और ये दोनों 90 डिग्री पर है। इनका जो रिजल्टेंट है दैट इज 17 न्यूटन। इसका मतलब कि 17 इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैक्सिमम रिजल्टेंट इज 23 न्यूटन कहा जा रहा है। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट दो फोर्स का कब होता है, कब सीखा है हमने, जब एक फोर्स ए इस डायरेक्शन में हो और दूसरी फोर्स बी भी इसी डायरेक्शन में हो, यानी कि दोनों के बीच में एंगल क्या होनी चाहिए 0 डिग्री, है ना। तो उस केस में मैक्सिमम रिजल्टेंट हमें तभी मिलता है। तो वो आपको दिया हुआ है कि 23 इज इक्वल टू, तो 23 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 तो 1 हो जाएगा, तो बेसिकली क्या बन जाएगा जस्ट a प्लस बी। तो 23 इज जस्ट a प्लस बी। ये इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। पूछा जा रहा है व्हाट इज द ग्रेटर फोर्स, इन इसका मतलब यानी कि ए और बी में से बड़ी फोर्स जो भी है वो हमें बतानी है। तो बेसिकली हम दोनों ही फोर्स निकाल लेते हैं, अपने आप निकल जाएगा कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। ओके, तो ये दो पीस इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। यहाँ से एक काम क्या कर सकते हैं, सीधा हमें दिख रहा है दोनों साइड स्क्वायर करें, तो 289 इक्वल्स टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ दिख रहा है हमें 23 इज इक्वल टू ए प्लस बी है। तो एक इक्वेशन स्क्वायर में है, एक इक्वेशन लीनियर है।
क्या कर सकते हैं, ये जो लीनियर है उसको स्क्वायर कर लेते हैं। यानी कि यहाँ से अगर हम 23 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास 529, वो बन जाएगा इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये एक इक्वेशन हुई 1, दूसरी इक्वेशन हुई 2। इन दोनों को अगर एक साथ यूज़ करें तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 की इन्फॉर्मेशन ला करके हम इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 289, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, अब इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ इधर, that 529 can be written as 289 plus 2ab, ठीक है। यानी कि यहाँ से 2ab क्या आ गया, 2ab हमें क्या कितना आ रहा है यहाँ से, वो हमें आ रहा है 240 आ रहा है, यानी कि ab आ गया हमें 120। तो a प्लस बी में मालूम है और a इंटू बी में मालूम है। अब सीधा क्या कर सकते हैं, सीधा हम इक्वेशन एक लिख सकते हैं कि 23 इक्वल्स टू a प्लस बी की जगह पर 120/a, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन को मैंने इस इक्वेशन में इस्तेमाल किया जो पहली इक्वेशन हमारे पास थी, 23 इक्वल्स टू a प्लस बी। तो 23 इक्वल्स टू a प्लस बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 120/a, ठीक है। ये क्या वापस से बन जाएगा, ये बन जाएगा 23 इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 120/a, ये a इधर जाएगा तो इक्वेशन क्या बन गई, वो बन जाएगी a स्क्वायर माइनस 23a प्लस 120 इक्वल्स टू 0। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर और ये ए उधर जा सकता है तो हम लिख सकते हैं इसको सीधा 23a इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 120। यहाँ से आप ए को सॉल्व करो, अब देखो क्या आता है। इस ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है और इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अब देखो आपको क्या रिजल्ट आ रहा है। आई होप आपने सॉल्व किया हो तो आपको वैल्यू क्या आ रही है, आपको दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू आपको आएगी 15 और दूसरी वैल्यू आपको आएगी 8, यानी कि यही दो वैल्यूज पॉसिबल थी। आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर लो कि जब मैक्सिमम रिजल्टेंट चाहिए था तब क्या चाहिए था, तब 15 प्लस 8 23। तो बेसिकली चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो आपको दोनों वैल्यूज आ गई। मान लो ए को हम कहेंगे अगर यहाँ से 15 तो हम बी को क्या कहेंगे, बी को कहेंगे 8, या उल्टा भी कह सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया कि व्हाट इज़ द ग्रेटर फोर्स, ग्रेटर फोर्स इज 15 न्यूटन, ये हमारा आंसर हो गया। बस जस्ट आपको चेक करना है, तो अगर जब यहाँ पे 15 प्लस 8 पुट करेंगे तो 15 प्लस 8 क्या होता है, 15 प्लस 8 दैट इज 23, ठीक है। आप इसमें भी पुट करके देख सकते हो, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस 64 दैट विल बी 289, वही जो एक्जैक्टली आपका रिजल्ट है, ठीक है। मैंने ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए छोड़ा है, ये प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। आई होप आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करना आता हो, नहीं तो आप सीखिए बिकॉज इट्स अ मस्ट, ओके। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया। तो हमारे सामने अब एक दूसरा क्वेश्चन है कि सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, तो द डिफरेंस ऑफ दीज टू यूनिट वेक्टर्स इज ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि दो यूनिट वेक्टर हैं जिनका सम भी एक यूनिट वेक्टर है, तो जो उनका डिफरेंस होगा उन दोनों यूनिट वेक्टर का, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है पहले वहां से चलते हैं। तो यूनिट वेक्टर का सम इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं कि 1 इक्वल्स टू अंडर रूट, सिंपल वेक्टर एडिशन क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा का अंडर रूट। उसी पैटर्न को फॉलो करें तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, बी भी यूनिट वेक्टर ही है तो उसका भी स्क्वायर क्या 1 प्लस 2 ए इंटू बी तो 1 ही है 2 कॉस ऑफ थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन दोज टू यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। जो भी वो यूनिट वेक्टर है उसके बीच का एंगल थीटा है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें दिख रही है, हम दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 1 ही है। तो 1 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा, तो यहाँ से आपको कॉस थीटा मिल जाएगा।
कॉस थीटा आपको हो गया माइनस हाफ। तो जब कॉस थीटा आपको माइनस हाफ मिल गया तो यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू क्या मिल गई? कॉस थीटा माइनस हाफ कब होता है? जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कॉस 90 प्लस 60 होगा, बिकॉज हम जानते हैं कि कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? हाफ। तो कॉस 90 प्लस 60 यानी कि थीटा आपका हो गया 150 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया होगी कैसे मैंने 150 डिग्री निकाला। कॉस थीटा इज माइनस हाफ यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। तो मैं देखता हूँ कि कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 प्लस 60 होगी, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में, बिकॉज इट्स माइनस हाफ। तो थीटा में आ गया 150 डिग्री, सिंपल। अब हमें क्या करना है? हमें इन दोनों वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यानी कि वेक्टर, अगर वो वेक्टर ए है यूनिट वेक्टर और वेक्टर बी भी यूनिट वेक्टर है, तो दोनों के डिफरेंस, तो यानी कि ए कैप माइनस बी कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या है? खुद तो वो वन ही है, तो 1 + 1 यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि ये डिफरेंस है तो क्या होगा? ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 ए इंटू बी, तो 1 ही है यानी कि 1 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या है हमारा? दैट इज माइनस हाफ। मतलब थीटा 150 डिग्री निकालना था, हमें ज़रूरी नहीं था, मैं सीधा कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर सकता हूँ माइनस हाफ, बट जस्ट आपको बताना था कि वैल्यूज़ अगर हम निकालें तो एटलीस्ट दिख रहा हो कि पिक्चर क्या चल रहा है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अंडर रूट, ये जो भी मैग्नीट्यूड है, जो कि हमें वहाँ, यही हमारा फाइनल आंसर है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ये क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है 1 + 1 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस सिंपली क्या हो जाएगा? 2 और 2 कैंसिल, यानी 1, यानी कि ये क्या हो गया? अंडर रूट 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया? अंडर रूट 3। तो ये कब हो पाता है ऐसा? जब एक्चुअली ये हुआ होगा कि यूनिट वेक्टर ए कुछ ऐसा होगा और यूनिट वेक्टर बी कुछ ऐसा होगा, और इनके बीच में एंगल 150 डिग्री होगी। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम होगा इस सिचुएशन का, इसलिए मैंने थीटा निकाली वैल्यू, ताकि आपको दिखाई दे कि इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि जब ये बी जो है वो 90 से ज़्यादा एंगल बना रहा है, तब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड उस केस में सेम मैग्नीट्यूड तभी आता है जब वो थीटा 90 से ज़्यादा हो रहा हो। फाइन। इस केस में जो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा हो जाता है, वो देखिए आपको अंडर रूट 3 हो रहा है। ठीक है, तो वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड, यानी कि ये वेक्टर ए कैप प्लस जो बी कैप था, इसका मैग्नीट्यूड कम मिला आपको, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा मिल रहा है। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न इसकी यह है कि ए और बी के बीच का जो एंगल है वो 90 से ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए ऐड होने पर चीज़ें ज़्यादा कैंसिल हो रही हैं। वही अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो उस केस में चीज़ें ज़्यादा एडअप हो जाएंगी, क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट होगा तब क्या होता है? तब अगर वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी है, तो हमने सीखा है ना कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर इज सिंपली व्हाट? सिंपली एडिशन ऑफ नेगेटिव ऑफ वन ऑफ द वेक्टर। तो वेक्टर बी अगर इधर था तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? ठीक ऐसा कुछ हो जाएगा, माइनस बी। तो ये क्या दिख रहा है आपको? ये ए और माइनस बी एक ही साइड इंक्लाइंड है, तो इसलिए इनका जो फर्दर एडिशन होगा विच विल बी सेम एज ए माइनस बी। ए माइनस बी लिखूँ या फिर ए प्लस ऑफ माइनस बी लिखूँ, ये दोनों एक ही बात है ना। तो ये एडिशन जो होगा इस केस में कंपोनेंट ज़्यादा एडअप हो रहे हैं, इसलिए अंडर रूट 3 आ रही है। तो फॉर्मूला से वैल्यू आ जाना इंपॉर्टेंट है, काम बन जाता है उसमें हमारा, लेकिन आप विजुलाइज करने की ज़्यादा कोशिश कीजिए, तब जाकर के डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस बार आपको क्वेश्चन दिया है कि दो फोर्सेस हैं 12 न्यूटन एंड 9 न्यूटन एक्ट करने एक पॉइंट पे, रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट। यानी कि ये जो 12 न्यूटन है, तो लेट्स से वेक्टर ए हमारा ये 12 न्यूटन है, इसका मैग्नीट्यूड जो है, और कोई दूसरा फोर्स होगा वेक्टर फोर्स बी, उसका मैग्नीट्यूड 9 है। अब ये ए और बी किसी भी एंगल पे हो सकते हैं। हमें निकालना है सिचुएशन की रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट। तो दोस्तों मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होता है? जब ए और बी पैरेलल हो, सिंपल। तो मैक्सिमम का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए प्लस बी, यानी कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, यानी कि 12 प्लस 9 यानी कि 21। मिनिमम कब होता है वेक्टर? जब एक वेक्टर इधर हो और दूसरा वेक्टर ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तब जाकर के दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाता है? इस केस में हो जाता है थीटा पाई, और पहले केस में रहता है थीटा 0।
तो जब पाई होता है यानी कि फुल डिफरेंस, यानी कि ठीक ऑपोजिट, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा? उस केस में हमें मिलता है मिनिमम, यानी कि ए माइनस बी। वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 12 माइनस 9, 12 माइनस 9, दैट इज 3। तो रेशियो क्या हो गया? रेशियो हो गया मैक्स बाई मिन, यानी कि 21/3, दैट इज 7:1। ओके, तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस हैं डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस से। बस बेसिक कंसेप्ट वेक्टर को लगाते जाना है और सॉल्व करते जाना है। अब नेक्स्ट लेक्चर चलते हैं, वहाँ पर हम और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।